नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी में इस समय बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है और ये फेरबदल केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं होने वाला है। राज्यों में प्रदेश का नेतृत्व बदलने वाला है, कई राज्यों में। उसके अलावा केंद्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होने वाला है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन की संभावना है। ये माना जा रहा है कि कई बड़े मंत्री उनको भेजा जा सकता है संगठन में, चुनाव की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी, और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी दृष्टि से। राज्यों के प्रभारियों में बदलाव होने वाला है। लगातार बैठकें चल रही हैं। एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि पार्टी नेतृत्व को जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी संगठन की क्षमता पर संदेह है। अब आप कह सकते हैं कि भाई पार्टी अध्यक्ष बनाया, 3 साल पार्टी अध्यक्ष रखा, उसके बाद एक्सटेंशन भी दे दिया, फिर ये बात कैसे कही जा सकती है? 2 कारण हैं। पहला कारण था हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार, जो जेपी नड्डा का अपना प्रदेश है, लेकिन उसके बाद ही तो उनको प्रमोशन मिला, मतलब एक्सटेंशन मिला। तो फिर क्यों मिला? फिर उसके बाद कर्नाटक की हार हुई। तो अब देखिए, जब हार होती है तो कई छोटी चीज़ें भी बड़ी नज़र आने लगती हैं। कई ऐसे ऐब आपके होते हैं, आपकी कमियां होती हैं जो ढकी छिपी रहती हैं। जीत के समय हार में वो बड़ी होकर, जितनी होती है उससे बड़ी होकर दिखने लगती है। जेपी नड्डा के साथ यही हो रहा है। आप देखिए कि पिछले हफ्ते भर से लगातार बैठकें चल रही हैं, और कहाँ बैठकें हो रही हैं? पार्टी ऑफिस में। कौन उसमें भाग ले रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो जेपी नड्डा भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन एक तरह से संगठन की जिम्मेदारी संभाल ली है अमित शाह ने। और पार्टी दफ्तर का क्या महत्व है? जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने लगभग एक नियम सा बना लिया था कि पार्टी के संबंध में जितनी बैठकें होंगी वो सब पार्टी दफ्तर में ही हो। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद ये परिपाटी धीरे धीरे लगभग बंद हो गई। ऐसा नहीं कि पार्टी दफ्तर में कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन उनकी संख्या लगातार घटती गई। बैठकें जेपी नड्डा के घर पर होने लगी, और उसका असर ये हुआ कि जो बाकी पदाधिकारी हैं उनमें से भी ज़्यादातर घर पर लोगों से मिलने लगे, तो घर से काम करने लगे। तो पार्टी दफ्तर एक तरह से जो है वो उपेक्षित सा हो गया। पार्टी दफ्तर में जब नेता बैठते हैं तो बहुत से कार्यकर्ता, राज्यों के नेता, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के नेता आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात बताते हैं, फीडबैक देते हैं। जब घर पर मुलाकातें होती हैं तब ये सब मुश्किल हो जाता है। वैसे भी पार्टी के दफ्तर अब ऐसे हो गए हैं कि एक्सेस कंट्रोल वाले हो गए हैं, जिससे नेता मिलना चाहेगा उसी से मिल पाएगा। फिर भी लोग पहुंचते तो हैं ही, मुलाकात हो ना हो ये अलग बात है। तो ये जो परिवर्तन आया है, बीजेपी को ये समझ में आया है कर्नाटक की हार के बाद कि अपना रवैया बदलना पड़ेगा, कामकाज की शैली बदलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, 2-3 चीज़ों पर खास जोर। एक, राज्यों में संगठन और नेता, जमीनी नेता, जनाधार वाला नेता, प्रभावशाली नेता होना जरूरी है। कंट्रास्ट है, आप देख लिए कर्नाटक देखिए, और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश देखिए, जो 2 राज्य बीजेपी हारी है, और जो 2 राज्य जीती है, उत्तर प्रदेश देखिए और असम देखिए, आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा। ये एक बात आ रही है कि राज्यों के चुनाव यानी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के प्रभाव की एक सीमा है। उसके बाद लोग स्थानीय नेतृत्व की ओर देखते हैं, उसको ध्यान में रखकर वोट देते हैं। प्रधानमंत्री आकर उस स्थानीय नेतृत्व के वोट में इजाफा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसको और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसको 0 से 100 पर नहीं पहुंचा सकते। कोई भी केंद्रीय नेतृत्व किसी पार्टी का कभी भी किसी दौर में ऐसा नहीं कर पाया, तो अब भी ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हैं उनमें 5 से लेकर 15% तक का अंतर होता है। यानी लोकसभा में ज़्यादा वोट मिलता है, उसी राज्य में विधानसभा में कम हो जाता है। उसकी वजह ये है, प्रधानमंत्री के रूप में लोग मोदी को देखना चाहते हैं, उसमें लोगों को कोई शंका नहीं है, ज़रा भी रत्ती भर कोई संदेह नहीं है, इसलिए वो उनको वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन राज्य में वो राज्य के नेतृत्व को देखते हैं कि 5 साल ये कौन सरकार चलाएगा, कौन लोग सरकार चलाएंगे, उनकी छवि क्या है, उनकी काम करने की क्षमता क्या है। इन सब नज़रिए से अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि कर्नाटक का नेतृत्व बहुत कमज़ोर था, हिमाचल का नेतृत्व उतना कमज़ोर नहीं था,
इसलिए अंतर आप देख लीजिए, जीत हार का जो हुआ है उससे समझ में आ जाएगा। 1% से कम वोट से जो है बीजेपी हिमाचल में हारी, लेकिन हार हार होती है। हमने जो सिस्टम अपनाया है पीटीपी का, उसमें वोट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता हार जीत के संदर्भ में, मतलब होता है सीटों से। सीटें किसको कितनी मिली हैं उसी से तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी। अब भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की बात इस साल के शुरू से चल रही है, लेकिन कुछ न कुछ घटनाक्रम ऐसा होता गया कि ये टलता गया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 20-21 को निकल रहे हैं अमेरिका की यात्रा के लिए। ये उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी और स्टेट विजिट जिसको कहते हैं वो होगी। और स्टेट विजिट से पहले पहले वो अपने घर में अपनी पार्टी में सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जुलाई में मॉनसून सेशन शुरू होना है पार्लियामेंट का, और उसके बाद फिर जो है वो समय नहीं रह जाएगा मंत्रिमंडल में कम से कम बदलाव का। और चुनाव की दृष्टि से देखें तो संगठन में भी बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय यही है कि इस समय जो भी बदलाव किए जाने हैं वो किए जाएं, तो कई बड़े मंत्री भेजे जा सकते हैं संगठन के काम के लिए। संगठन के काम में जो लोग लगे हैं उनके काम का असेसमेंट होगा और उस आधार पर तय होगा कि उनको आगे वो काम दिया जाना है या नहीं। इसके अलावा राज्यों के प्रभारी वो तय होने हैं। फिर 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उनमें से खासतौर से 4 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ बीजेपी का बहुत कुछ स्टेक पर है, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में। दोनों जगह समस्या है। राजस्थान में समस्या है वसुंधरा राजे सिंधिया, तो मध्य प्रदेश में समस्या है शिवराज सिंह चौहान। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प नहीं है और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प नहीं है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग रास्ते पर पार्टी चलेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बदलने का अब प्रश्न नहीं है, न तो विकल्प उपलब्ध है और न ही अब उसके लिए समय है। तो विधानसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और बाकी संगठन में जो है बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। चुनाव की दृष्टि से इन 4 राज्यों में कम से कम कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है चुनाव के समय। जो बड़े नेता होते हैं राज्य के, उनकी नज़र इस पर होती है, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की है। उनको लगता है कि उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, भले ही उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव न लड़ा जाए, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है। पार्टी बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सब देखते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। राजस्थान में उसकी स्थिति बेहतर है मध्य प्रदेश से, बल्कि कहें बहुत बेहतर है। इसलिए उसको जो है केवल अपना घर और घर के अंदर जो लोग हैं उनमें एक तालमेल बिठाना है। लेकिन मध्य प्रदेश में तालमेल बिठाना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो नेता चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाए, वो कोई ना कोई तिकड़म में लगे रहते हैं कि कैसे शिवराज सिंह चौहान की स्थिति खराब की जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, लेकिन उनके लोगों का पार्टी से सामंजस्य अभी तक बैठ नहीं पाया है। वो पार्टी में होते हुए भी एक अलग गुट की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो नया अध्यक्ष चुना जाना है। उनको लेकर कुछ शिकायतें भी थी, इस वजह से भी जो है बदलाव होना है। लेकिन बड़े बदलाव होने हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया की इच्छा है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। वैसा नहीं होने वाला है। पार्टी एक परिवार से 2 लोगों को समायोजित करने के लिए तैयार नहीं है। उनके बेटे सांसद इसलिए बने हुए हैं कि वो पहले से सांसद थे, तो इसलिए उनके मंत्रिमंडल में आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसी तरह से कई ऐसे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रफ्तार से अपनी रफ्तार नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे काम की और जिस गति से काम की उनसे अपेक्षा है,
वो नहीं हो रहा है। चर्चा बहुत है, विपक्ष की मांग भी है, रेल मंत्री और कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा हो। अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं होने वाला है। अश्विनी वैष्णव इस सरकार के सबसे एफिशिएंट मंत्रियों में से एक, प्रधानमंत्री के प्रिय हैं। रेल दुर्घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उसके लिए मंत्री को सेक्रीफाइस पार्टी नहीं करने जा रही, सरकार नहीं करने जा रही। इसलिए अश्विनी वैष्णव की जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन और किसकी किसकी जगह सुरक्षित है, उसमें अगर नाम लेना हो तो कह सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी 24 तक नहीं हटने वाले हैं, उसके बाद का पता नहीं है। ये कुछ बड़े नाम हैं जिनमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके बाद कई ऐसे इसके बाद के जो बड़े नाम हो सकते हैं, और नाम लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उनमें बदलाव हो सकता है, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। और जो लोग ड्रॉप होंगे उनमें से कुछ लोग संगठन में लगाए जाएंगे और कुछ लोगों को घर बिठा दिया जाएगा। ये कवायद अगले 10-12 दिनों के अंदर होनी है। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। 3 बैठकें अमित शाह ले चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और BL संतोष की हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री को पूरी बातचीत से अवगत कराया जा चुका है। 11 जून को भाजपा शासित सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री इन लोगों से मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो एक तो फीडबैक राज्यों से लिया जा चुका है, राज्य के नेताओं से, जहाँ सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से, और जहाँ सरकार नहीं है वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कि उनके राज्य से मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसका नाम भेजा जाना चाहिए, कौन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उनकी जो रिकमेंडेशन हो वही मंत्री बने, लेकिन पार्टी एक फीडबैक लेना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर फैसला करने से पहले एक फीडबैक स्टेट यूनिट का लेना चाहते हैं। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में नए तेवर, नए कलेवर, नई उमंग, नए जोश के साथ उतरना चाहती है। ऐसे लोगों को जिनका काम तय होगा, जवाबदेही तय होगी कि किसके जिम्मे क्या है, किससे क्या अपेक्षा है, वहाँ किसी तरह की कोताही की उम्मीद नहीं की जाती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी मशीनरी को, चाहे सरकार की हो या संगठन की, उसको पुनर्नवा करके जो है वो उतरना चाहती है चुनाव के मैदान में। एक तरह से कहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की भी तैयारी बड़े स्केल पर शुरू कर दी है, और उसका पहला चरण है मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव, नई जिम्मेदारियां, नए लोगों को जोड़ना। तो आपको जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव की खबर मिल सकती है। तो ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हर हालत। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।